नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द ग्रेट ऑडियो बुक चैनल में। शक्ति का खजाना त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी के द्वारा लिखी हुई। इंसान का जन्म इस धरती की श्रेष्ठतम उपलब्धि है और इंसान के भीतर शक्तियों का अपार खजाना है। शुरुआत करते हैं पहला अध्याय में पूर्व वचन। मनुष्य का जन्म धरती की श्रेष्ठतम उपलब्धि है और मनुष्य के भीतर शक्तियों का अपार खजाना है। कोई भी इंसान यदि अपनी जिंदगी को सही नजरिए से जिए तो उसे अपनी इन शक्तियों का एहसास हो सकता है। इस पुस्तक में इसी रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने शक्तियों को अधिक से अधिक जागृत कर सकता है। एक सामान्य सा दिखने वाला मनुष्य भी अपने शक्तियों को जागृत कर बड़े से बड़ा काम कर सकता है। ये कार्य बहुत मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ तकनीक समझने और अपनाने की बात है। निश्चित रूप से शक्तियों को जागृत करने का कोई बटन नहीं है जिसको चालू करने से ये कार्य हो जाएगा। ये जीवन जीने का एक तरीका है जिसके अनुसार अनवरत चलने से ही ये सब संभव हो सकता है। ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी जिंदगी के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो जीवन की दिशा और दशा को प्रभावित करते हैं। हमारा नजरिया हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है, इसलिए नजरिया सही हो तो निर्णय सही होंगे, जिनका शक्तियों के जागरण पर भी सीधा असर पड़ता है। इस पुस्तक में उस नजरिए की चर्चा की गई है जो मनुष्य की शक्तियों के जागरण को सीधा प्रभावित करता है। दरअसल इंसान ने खुद ऐसी कमजोर धारणाएं पाल रखी है जो उसको कमजोर बना देती है, शक्तियों को धमित कर देती है। उन धारणाओं से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है, तभी शक्तियाँ जागृत हो सकती है। अलग अलग परिस्थितियों में हमारा नजरिया किस प्रकार कार्य करता है, इसकी चर्चा पुस्तक में की गई है। परिस्थितियाँ और भी हो सकती है, घटनाएं और भी हो सकती है, लेकिन जिस नजरिए की बात इसमें की गई है वो समान रूप से हर परिस्थिति में लागू होता है। आशा है ये पुस्तक आपको जीवन में आने वाली हर प्रकार की परिस्थितियों से जीतने की प्रेरणा प्रदान करेगी। अगला अध्याय में सीखते हैं सुरक्षा। हम अपने जीवन में हर स्थिति में जीतना तो चाहते हैं, पर इसके लिए हम कोई सुरक्षित उपाय खोजने में लगे रहते हैं। हम असुरक्षा का भय लेकर चलते हैं और हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हाथ लग जाए जिसमें कोई जोखिम ना हो, किसी तरह का कोई खतरा ना हो। जितने ज़्यादा सुरक्षा के उपाय हम करते जा रहे हैं उतने ही हम असुरक्षित होते जा रहे हैं, उतना ही हम कमजोर होते जा रहे हैं, उतना ही हमारी शक्तियों का दमन होता जा रहा है। क्योंकि हकीकत में वो उपाय हम उस स्थिति का सामना करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उससे बचने के लिए करते हैं। जिंदगी हमें चारों तरफ से असुरक्षित नजर आती है, यह डर है या हकीकत। यदि यह हकीकत है तो इसे समझकर ठीक करना जरूरी है, और यदि मात्र डर है तो इसे भगाना बहुत जरूरी है। दो नन्हे से पौधे थे, या यूं भी ये कह सकते हैं कि दो वृक्ष के बच्चे थे। दोनों पास पास में स्थित थे, दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों अपने मन की बात एक दूसरे के साथ बांटते रहते थे। एक दिन उनको एक घटना की जानकारी मिली कि इस धरती पर एक प्रलयकारी तूफान आया था। उसकी हवाएं अति प्रसन्न थी, जिसकी वजह से धरती की अधिकांश वृक्ष धराशायी हो गए थे। चंद वृक्ष ही बच पाए, बाकी सब वृक्ष उखड़ कर नष्ट हो गए। इस घटना की जानकारी होते ही दोनों के मन में एक डर पैदा हुआ। एक आशंका ने जन्म लिया कि यदि ऐसा तूफान फिर कभी आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दोनों ये सोचने लग गए कि अब क्या करें। उनमें से एक बोला कि
क्योंकि तूफान का आना या ना आना तो हमारे बस में नहीं है, ना ही हम तूफान को रोक सकते हैं। हाँ, हम एक काम अवश्य कर सकते हैं कि आज से हम कुछ विशेष परिश्रम करें, कुछ और सीखने का प्रयास करें और अपनी जड़ों को मजबूत बनाना शुरू कर दें। अपनी कड़ी मेहनत से इन जड़ों को और तने को इतना मजबूत कर ले कि ये किसी भी तूफान का सामना करने के लायक बन जाए। दूसरे के उसकी बात मूर्खतापूर्ण लगी, वो उसकी बात पर जोर से हंसा। उसे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा नहीं था। वो बोला, क्या पता हम ऐसा कर पाए या ना कर पाए, हम इस योग्य कहाँ है, इसमें इतनी कुशलता कहाँ है, और इतना श्रम करने के बाद भी क्या पता हम सुरक्षित रह पाए या ना रह पाए। ज्यादा बेहतर है कि हम कोई सुरक्षित स्थान, कोई बड़ा सहारा खोज ले। हम किसी घने जंगल में बड़े बड़े वृक्ष के बीच चलकर स्थित हो जाते हैं। वहाँ हम सुरक्षित रह पाएंगे। वहाँ हवाएं भी आएंगी तो बड़े वृक्ष उन्हें रोक लेंगे और हम तक वे पहुँच ही नहीं पाएंगे। दूसरा वाला उसी तरह की बचाव वाली प्रवृत्ति की बात कर रहा था। जिस प्रकार की सोच लेकर हम चलते हैं, इसी प्रकार की सुरक्षा हम कदम कदम पर खोजते रहते हैं। पहले वाले की दूसरे की बात कुछ अनुचित लगी। वो बोला, ये जीना भी कोई जीना होगा, इस तरह जीने में हमारी क्या भूमिका होगी। इससे तो बेहतर है जिंदगी की हकीकत का सामना करते हुए जीना और संघर्ष करते हुए मर जाना। दोनों के विचार ये अलग अलग थे। दोनों अपनी अपनी बात पर कायम थे। पहले वाले को वो यूं बुज़दिलों की तरह जीना समझ में नहीं आ रहा था, और दूसरा वाला संघर्ष करने को तैयार नहीं था। जब दोनों के विचार एक नहीं हो पाए तो पहले वाला वही रह गया और दूसरा वाला घने जंगल में विशाल वृक्ष के बीच सुरक्षित स्थान देखकर स्थित हो गया। पहले वाले को रोज खुले हवा के तपरे सहन करने पड़ते और जीव हवा के तपरे आते। उसकी जड़ें जमीन में और बढ़ती जाती। जीव धूप की किरणों उसे पर पड़ती, त्यों उसके तने और बढ़ते जाते, और ज्यों ज्यों बारिश की बिछारे उस पर पड़ती, त्यों त्यों उसके पत्ती की हरियाली बढ़ती जाती। अब तो उसने अपने प्रयास भी बढ़ा दिया। उसने और अधिक सीखना और अपने आप में रोज नई ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। अब तो वो चुनौती भी स्वीकार कर चुका था। उसे अपने दोस्त को भी कुछ बनकर दिखाना था। जाहिर है, जब कोई किसी चुनौती को स्वीकार कर जीतने का इरादा कर लेता है तो उसमें बहुत सारी शक्तियों का जागरण होना शुरू हो जाता है। वो पौधा भी अपने आप में कई सारी शक्तियों का जागरण होते हुए देख रहा था। उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था। वो लगातार विकास करता गया और इसी विकास यात्रा में प्रतिदिन नई ऊर्जा का संचार होता गया। वो एक दिन उस धरती पर सबसे विशाल वृक्ष बन गया। उस वृक्ष को खुद को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। मुझे स्वयं यह पता नहीं था कि मुझमें इतनी शक्ति मौजूद है। इंसान को भी अपनी शक्तियों का पूर्ण पता नहीं होता है, लेकिन जब वो संघर्ष की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे उसमें नई नई शक्तियों का सूत्रपात होता रहता है। इसके बिना वो अपनी शक्तियों को जान नहीं पाता है। वही पर दूसरा पौधा जो घने जंगल में जाकर स्थित हो गया था, उसे ना तो हवा के तपरे खाने को मिले, ना धूप सहन करनी पड़ी और ना ही उसने बारिश का सीधा सामना किया। इसकी वजह से उसका कोई विकास ही नहीं हो पाया और वो एक नन्हा सा बीमार सा पौधा बनकर रह गया। आमतौर पर मनुष्य भी ऐसा आश्रय खोजता रहता है जहां उसको संघर्ष ना करना पड़े। उसे भय रहता है कि कहीं मैं संघर्ष में हार ना जाऊं, इसीलिए वो बचाव का रास्ता खोजता रहता है। इसी में वो अपना सब कुछ खो देता है। विकास के सारे रास्ते उससे दूर हो जाते हैं। वास्तव में सुरक्षा संघर्ष से बचने में नहीं है। लोग सामूहिक रूप से संघर्ष से बचने के उपाय खोजने में लगे हुए हैं। संघर्ष करने के लायक अपने आप को बनाओ, तभी जीवन का असली विकास हो सकता है। हमारा स्वभाव बचाव वाला हो गया है। ये सुरक्षा नहीं है। जीवन की असलियत से
बगुरापन है। कदम कदम पर हम बसाव के रास्ते खोजते हैं और अपने जीवन का सारा आनंद खत्म करते जा रहे हैं। मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। ये कर्म से बचने के लिए नहीं, बल्कि कर्म से बने रहने के लिए बना है। हम सक्रिय रहेंगे तभी हमारी सारी शक्तियों का जागरण होगा। मनुष्य के मस्तिष्क में अद्भुत क्षमताएं है। वैज्ञानिक अनुसंधान में ये सामने आया है कि सदैव कर्मशील रहने वाला व्यक्ति भी अपनी दिमागी शक्तियों का अधिकतम 10 से 15% तक उपयोग कर पाया है। जो लोग कर्म से बचने का रास्ता खोजते हैं, उनकी दिमागी क्षमताओं का उपयोग तो ना के बराबर होता है। यूँ कह सकता है कि बिना काम आती हुई सारी शक्तियाँ रुक जाती है। यहाँ कर्म का तात्पर्य शारीरिक मेहनत मात्र से नहीं है, बल्कि मानसिक मेहनत से भी है। हर तरह की परिस्थितियों का सामना करते समय निडर रहने से है। किसी भी तरह के कष्टप्रद माहौल को सहने की बजाय माहौल को अपने अनुसार डालने से है। अपने आप को बचाने की सोच से नहीं, बल्कि अपने आप को जिताने की सोच से है। आश्चर्य की बात यह है कि जीतने की सोच में ही जीवन का असली आनंद है, अपने अस्तित्व की असली पहचान है, जीवन का असली विकास है। बसाव प्रधान जीवन जीवन का धमन है। उसमें ना आनंद है, ना संतुष्टि है। एक तरह की हीन भावना घर करती जाती है और मनुष्य मानसिक व शारीरिक रूप से रुग्ण हो चला जाता है। जिंदगी के खेल में जो खुलकर खेलता है वो जीत जाता है। जो खेल से ही घबराता है वो तो बेसहारा ही रह जाता है। हर मनुष्य के जीवन में संघर्षमय कार्य करने के अनेक अवसर आते हैं, जिन पर बुद्धि विवेक से विजय पाकर वो सफलता की बुलंदियों को छू सकता है। वो आसानी से वे सारे कार्य कर सकता है, लेकिन असुरक्षा के डर से उन कार्यों को करने का निर्णय ही नहीं ले पाता। मनुष्य अपने वर्तमान को देखता है कि मुझमें तो ऐसी क्षमताएं ही नहीं है। हकीकत में तो आपके भीतर असीम क्षमताएं है। उनको काम में लेंगे तो वे जागृत होगी। इन क्षमताओं का भी बड़ा अजीब हिसाब किताब है। जितना इनको सुरक्षित रखेंगे उतना ही ये विलुप्त हो जाएंगे, और जितना इनका उपयोग करेंगे ये और ज्यादा उभरती जाएगी। यदि आप खुलकर बिना किसी डर के इनका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो इनका इतना अधिक विकास होता जाएगा कि एक दिन आपको यकीन ही नहीं होगा कि मैं वही इंसान हूँ जो कुछ समय पहले था। ऐसे कोई भी इंसान ये नहीं देख सकता है कि उसमें कितनी क्षमताएं है, वो क्या क्या कर सकता है। इसको देखने का कोई उपाय है ही नहीं। बस एक ही उपाय है कि वो बसाव का रास्ता छोड़कर आगे बढ़ता जाए। वो खुद दिन प्रतिदिन नई क्षमताओं का जागरण अपने भीतर होते हुए देख सकता है। यदि वो ये सोचकर रुका रहे कि पहले मैं अपनी क्षमताओं को पूरी तरह जांच लो, उनका निरीक्षण व परीक्षण कर लो, फिर दिखाई दे तो कार्य शुरू करूंगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक इंसान पहाड़ की जिस चोटी को देख नहीं सकता, उस पर भी चढ़ना शुरू करे तो एक दिन वहां पहुंच सकता है। एक जानवर को जब बार बार अभ्यास कराया जाता है तो वो भी ऐसी चीजें सीख जाता है जो एक इंसान भी नहीं कर सकता है। तो इंसान में तो जानवर के मुकाबले कई गुना ज्यादा समझ और क्षमताएं है। यदि उनको उपयोग करने का मौका मिल जाए तो वो चमत्कार कर सकता है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 12 साल थी। उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके परिवार में और कोई नहीं था। वो अकेला रह गया। अपना पेट भरने के लिए गांव के एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। वो नौकरी कर रहा था, लेकिन रोज उसको सेठानी की दात खानी पड़ती। उसके मन में बड़ा शोक रहता था। भीतर से उसका स्वाभिमान जग जोरता रहता था कि क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? क्या मुझ में भी एक स्वाभिमान भरी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? उसने जिंदगी में कुछ सीखने की ठान ली। वो घर का काम जल्दी जल्दी पूरा करके सेठ जी की दुकान पर जाने लगा। बड़ी मेहनत करता,
सेठ जी भी बड़े खुश रहने लगे कि लड़का तो बड़ा मेहनती हो गया है। सेठ जी उसे इनाम भी देते थे। वो अपने तनख्वाह में से पैसे बचा बचा कर इकट्ठे करता गया, सारा काम सीखता गया। कहाँ से सामान आता है, कैसे खरीदी की जाती है, कैसे सामान रखा जाता है और कैसे बेचा जाता है। उसके सीखने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि वो थोड़े ही समय में हर चीज में बहुत पारंगत हो गया। जो सेठ शैतानी उसको डांटते थे उनका ही वो अब बड़ा प्यारा बन गया। वो इतना मेहनती व जिम्मेदार बन गया और सेठ शैतानी उस पर इतने निर्भर हो गया कि उसके बिना उनका सारा काम ही रुक जाए। उसकी वजह से उनका व्यापार भी बहुत बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने सेठ जी से अपने मन की बात कही कि अब मैं अपना खुद का व्यापार करना चाहता हूँ। मैंने अपने तनख्वाह में से कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। ये बात सुनकर सेठ शैतानी की आंखों में आंसू आ गए। उनको पता ही नहीं चला कि कब ये लड़का अपनी मेहनत और लगन की बदौलत इतना कुशल और नेक बन चुका है। संयोग से उनके कोई संतान नहीं थे। उनके मुंह से तत्काल एक ही बात निकली कि कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये व्यापार तुम्हारा ही है, अब तुम ही इसे संभालो। आज से तुम हमारे नौकर नहीं बल्कि बेटे हो। वो लड़का सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। व्यक्ति जब इसी तरह अच्छाई के रास्ते आगे बढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे पता नहीं होता है कि वो किस ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ते रहो तो जिंदगी में ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है जो आज हमारे लक्ष्य में भी नहीं ना हो। यदि वो लड़का उसको जब डांट पड़ती थी वो सोच लेता कि क्या कुछ मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मुझे तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, मुझमें कुछ योग्यता भी नहीं है, तो वो कभी सीखने का प्रयास नहीं करता और उसी तरह नौकर बन अपनी जिंदगी गुजार देता। एक छोटे से निर्णय ने उसकी जिंदगी को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया। इंसान में बहुत समझदारी है, पर यदि वो इस समझदारी का उपयोग सिर्फ अपनी वर्तमान क्षमताओं को देखने में कर लेता है तो वो डर जाता है, और यदि उस समझदारी का उपयोग करने भीतर छिपी संभावनाओं को देखने में कर लेता है तो वो अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा पाता है। कार्यों को मजबूरी समझकर करने से क्षमताओं का विकास नहीं होता। कार्यों को खेल भावना से और जीतने की भावना से करते हैं तो क्षमताओं का विकास होता है। इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि अविवेकपूर्ण कार्य करना है। निश्चित रूप से नीतिपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण व दूरदर्शितापूर्ण कार्य होना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में ऐसे अच्छे अवसर आते हैं, लेकिन वे हार के डर से ऐसे कार्यों को शुरू करने का निर्णय ही नहीं कर पाते। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की सामाजिक व कानूनी व्यवस्थाओं को बदलने और हर इंसान को पूर्ण क्षमता से कार्य करने के लिए प्रेरित को करने की जरूरत है। व्यवस्थाओं को इस प्रकार बनाया जाए कि हर इंसान को काम करने का भरपूर मौका मिले। लोग कम करने या कम से बचने का रास्ता न खोजकर काम अधिक से अधिक करने में खुशी महसूस करें तो देश में क्रांति आ सकती है। हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। उन्हें ऐसा काम मिले जिससे वे प्यार करें, इससे उनकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ेगी। जो काम कम करना चाहते हैं या पूरी कुशलता से नहीं करना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। इससे गलत प्रवृत्ति विकसित होती है। यह सुरक्षा पूरी व्यवस्था को पंगु बना देती है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग दिन प्रतिदिन अपने कुशलता का विकास कर सके। लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने की बजाय काम के अवसरों को बढ़ाने पर धन खर्च करना चाहिए। यदि हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर लें तो हमारे देश में इतनी विशाल मानव शक्ति है कि यह देश को बहुत आगे ले जा सकती है। हमारा देश पूरी दुनिया में शीर्ष पर जा सकता है। ये सब बड़ी आसानी से हो सकता है यदि हम जिंदगी की इस हकीकत को स्वीकार कर ले
कि बसाव में जिंदगी का विकास नहीं है, जिंदगी का विकास संघर्ष में है। सामाजिक रूप से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि संघर्ष करना जिंदगी की बदकिस्मती नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। बदकिस्मती तो वो है कि व्यक्ति ने जन्म लिया लेकिन वो अपनी शक्तियों का उपयोग किए बिना ही चला गया। प्राचीन काल में एक राजा का एक राज्य पर शासन था। राजा ने एक दिन अपनी जेल का हिसाब किताब देखा कि राज्य का बहुत सारा धन उन कैदियों पर खर्च हो रहा है जो अपराधी है। उसको ये बात समझ में नहीं आई कि मेहनत करने वाले लोगों से कर के रूप में इकट्ठा किया हुआ पैसा अपराधी लोगों पर खर्च हो रहा है। ये तो कोई न्याय वाली बात नहीं है। उसने अपने मंत्रियों को बैठक बुलाई और उनसे मंत्रणा की। फिर उनको हुक्म दिया कि अब से जेल पर खर्च नहीं बल्कि उससे आय होनी चाहिए। विचार विमर्श के बाद जेल में एक कारखाना लगवा दिया गया और कैदियों को कार्य सिखाया गया। उनको प्रतिदिन का लक्ष्य दिया गया कि इतना उत्पादन आज आपको देना ही है। इतना लक्ष्य दिया जाता कि जिसको पूरा करने के लिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती। बस उनका ध्यान हमेशा काम में ही रहता। खाना पीना भी जल्दी जल्दी खत्म करके वे पुनः काम के लिए दौड़ पड़ते। सुबह भी जल्दी उठकर काम पर लग जाते। थोड़े ही दिनों में उनमें इतनी कार्य कुशलता और इतनी गति आ गई कि वे बाहर कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के मुकाबले बेहतर गुणवत्ता से वो काफी ज्यादा कार्य करने योग्य बन गए। यही नहीं, इस कार्य में उनकी इतनी रुचि पैदा हो गई कि उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह बदल गई। जेल से निकलने के बाद वे इसी तरह के कारखानों में काम करने लग गए और अच्छा जीवन व्यतीत करने लग गए। थोड़े ही दिनों में वे इतने सभ्य नागरिक बन गए कि उन्हें कोई नहीं कह सकता था कि ये कभी अपराधी थे। राजा को भी अपने इस निर्णय पर बड़ी खुशी हुई। उसने उन पूर्व कैदियों के सम्मान में एक विशाल सभा आयोजित की। इससे तो वे लोग और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हुए। वे सब राजा के चरणों में गिर गए कि आपने हमारा जीवन बचा लिया। इस सभा से लोगों में बहुत अच्छा संदेश गया और उनमें ज्यादा मेहनत से काम करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। हमारी मानसिक स्थिति तो बिल्कुल विपरीत है। हमें तो ऐसा राजा चाहिए जो हमें से कम काम करवाए, हमारे सारे कर्ज माफ कर दे, हमारे जीवन को सुरक्षित रखे। सूक्ष्म रूप से हम इंसान की सोच पर गौर करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो हमेशा अपने अधिकारों की बात ज्यादा करता है। उनमें थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो बड़ा बंदर मचाता है। दूसरों से तरह तरह की आकांक्षाएं पाले रहता है, पर वही इंसान अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इतना गंभीर नहीं होता है। जो दूसरों के हाथ में है उसके प्रति बहुत गंभीर है, पर जो खुद के हाथ में है उसके प्रति उतना गंभीर नहीं है। दूसरे की कमियों की बड़ी चर्चा करता है, पर खुद की कमियों को नहीं देख पाता। इस सब के पीछे मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि वो अपनी असफलता के पीछे कुछ बहाने ढूंढता रहता है। बसाव वाली नीति इंसान में गर कर गई है। हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उसे पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है। ये व्यवस्था हमें कमजोर बनाई जा रही है। जिन निर्णयों को हम हमारे लिए हितकारी समझ रहे हैं वे हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं। अपनी सोच व व्यवस्था को बदले बिना हम कितने भी आगे बढ़ते जाए हमारा असली विकास हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सामूहिक रूप से या राजनीतिक तंत्र द्वारा कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ऐसा हो पाए तो बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन यहाँ भी मनुष्य को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है या इसका कोई बहाना नहीं तलाशना है। एक एक व्यक्ति खुद अपने जीवन के विकास के रास्ते अच्छी तरह समझ ले और अपना ले, तब भी ये कार्य बड़ी आसानी से हो सकता है। सामूहिक बदलाव के चक्कर में हम ये सोचकर बैठे रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, इतने बड़े समाज को बदलना मेरे बस की बात नहीं है। ये भी एक बचाव का रास्ता है। एक एक व्यक्ति अपने आप को बदल ले
तो अपने आप ही सामाजिक बदलाव आ जाएगा। एक एक व्यक्ति मिलकर ही तो समाज बनता है। आप बिना कोई महान मन में लाए अपनी सोच को बदलना शुरू तो करें। धीरे धीरे आप अपने आसपास भी काफी कुछ ठीक करने लायक बन जाएंगे। यदि हर व्यक्ति अपने लिए भी संघर्ष करना स्वीकार करे, मेहनत करने लग जाएगा, तब भी उसे बड़ा लाभ होगा। अगला अध्याय में सीखते हैं काम से सुरक्षा। एक व्यक्ति ने 1000 बेरोजगार स्नातक नवयुवकों को एकत्रित किया और उनके सामने 3 प्रस्ताव रखे कि पहला प्रस्ताव सरकारी नौकरी का है जिसमें 8000 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलेगी। दूसरा प्रस्ताव प्राइवेट नौकरी का है जिसमें 12000 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलेगी। वो तीसरा प्रस्ताव खुद के कारोबार का है जिसमें 1 साल मेहनत करने और सीखने के बाद लाखों रुपया महीने भी कमा सकते हैं। सभी को कहा गया कि पहले आप अपने लिए कार्य का चुनाव कर ले ताकि उस दिशा में आगे कार्यवाही की जाए। उनमें से 990 ने सरकारी नौकरी को, 8 ने प्राइवेट नौकरी और 2 ने निजी कारोबार को चुना। इंसान के मन में काम का चुनाव करते समय भी बड़ा असुरक्षा का भय रहता है। वो ऐसा काम खोजता है जहाँ सुरक्षित आय का इंतजाम हो सके। ये नहीं देखता कि काम उसकी रुचि का है या नहीं। वो काम को मात्र रोजगार का साधन मानता है। बस कोई ऐसी नौकरी मिल जाए तो इस जिंदगी का गुजारा हो जाए। उसमें भी यदि सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। भले ही तनख्वाह थोड़ी कम भी हो तो चलेगी, क्योंकि मुझमें कुशलता नहीं भी होगी। काम कम कभी भी करूँगा तो भी वो नौकरी सुरक्षित रहेगी। प्राइवेट नौकरी में तो मालिक फिर भी निकाल सकता है। सरकारी नौकरी में तो एक बार नौकरी लग गई तो फिर पक्की है। इसलिए कम तनख्वाह में भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो बेहतर है। वहाँ काम करने का भाव नहीं होता, केवल सुरक्षा का भाव होता है। सरकारी नौकरी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे जो सोच है वो हमारी समूची व्यवस्था को कमजोर बनाई जा रही है। सरकार ने भी बड़ा उपकार किया। जनता से वोट लेने हैं तो जनता को सुरक्षा तो देने पड़ेगी। ऐसे कानून बना दिए कि सरकारी नौकर सुरक्षित रहे। सरकार ये भूलती चली गई कि हमने ये सुरक्षा कानून बनाकर सुरक्षा प्रदान नहीं की, बल्कि देश कभी ऊपर नहीं उठ सके इसका पूरा इंतजाम कर दिया। आज को सरकारें अच्छी तरह जानती है कि हमारे पास जितना तंत्र है उसमें 15% भी कम काम नहीं करवा पाते हैं, तो देश का विकास होगा कैसे? यही नहीं, प्राइवेट नौकरी में भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई सारे श्रम कानून बना दिए। ये श्रम कानून कभी भी लोगों को भला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मालिक और नौकर दोनों के मन में सुरक्षा की तैयारी रहती है। मालिक भी सोच समझकर कदम उठाता है। ज्यादा से ज्यादा मशीनों से काम कराने की कोशिश करता है ताकि कम से कम कर्मचारी रखने पड़े। कम से कम तनख्वाह निर्धारित करता है ताकि कोई अनावश्यक दायित्व करा ना हो जाए। चाहकर भी मालिक अपने कर्मचारियों के लिए उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना यदि स्वतंत्र व्यवस्था होती तो उसमें वो कर पाता। श्रमिक भी कानून की आड़ में मालिकों पर दबाव बनाने से नहीं सूखते हैं। हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि अनेक कारखाने इस सुरक्षादायक प्रणाली के बलि चल गए। अंततः नुकसान उन्हीं श्रमिकों का है जो सुरक्षा ढूंढ रहे थे। यदि स्वतंत्र स्वच्छता कर दी जाए तो श्रमिकों का जीवन इससे कई गुना बेहतर हो सकता है। इस कानून ने मालिक और नौकर के बीच एक दूरी बना दी है। काम साथ में करना है, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति धर्म भावना है। एक परिवार की भावना, मिलकर विकास की भावना कभी आ ही नहीं पाती। इन श्रम कानून ने देश में अकर्मण्यता की धारणा विकसित कर दी है। आदमी इसमें अपनी शान समझता है कि काम कम करना पड़े और पैसा अधिक मिल जाए। ऐसा इंसान अपने आप को समझदार और चतुर मानता है। ये एक प्रकार का रोग है जो पूरी व्यवस्था को खा जाए रहा है और इंसान के स्वयं अपने विकास में बाधक बना हुआ है।
जिन देशों में ऐसे श्रम कानून नहीं है, वहाँ की स्थिति का अध्ययन करेंगे तो बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। इंसान अपनी रुचि का काम सुनकर पूरी ऊर्जा लगाकर बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। जहाँ काम अपनी पसंद का हो और उसके प्रति जुनून हो, तो उस कार्य को करने की शक्ति जागृत होती है। कितने ही संघर्ष करना पड़े, वो उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाता है, और संघर्ष करने पर ही असली शक्तियों का जागरण होता है। पर हमें यहाँ असुरक्षा का भय लगता है कि क्या पता मैं यह नहीं कर पाया तो। सुरक्षा ढूंढने के चक्कर में वो कोई ऐसा काम ढूंढ लेता है जहाँ उसकी रुचि हो या ना हो। काम करने का भाव वहाँ होता ही नहीं है। काम से उसे प्यार नहीं होता है। एक मजबूरी समझकर जिंदगी भर उस कार्य को करता रहता है। जितना काम कम करना पड़े उतना ही अच्छा समझता है। ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां मिल जाए, काम के घंटे भी कम हो जाए और काम पर जाए तो वहाँ भी काम नहीं करना पड़े, इस प्रकार की इच्छा मन में पनपती रहती है। जिन दिनों ऊपर से तोरा काम का दबाव आ जाए, उन दिनों अपने काम से बड़ी शिकायत रहती है। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, जैसे किसी जेल से निकला हो। इसकी बड़ी खुशी मानाता है। लोगों को बुलाकर बोझ देता है। अभी उसे ये पता नहीं है कि आगे की जिंदगी इससे भी बदतर है, जब करने के लिए कुछ काम नहीं होगा और कोई काम मेहनत वाला मिल भी जाएगा तो करने की आदत नहीं होगी। जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता तो अच्छा भला इंसान भी अपने आप को बीमार महसूस करता है। अपनी रुचि का काम करने वाला व्यक्ति कभी अपने काम से सेवानिवृत्त होना नहीं चाहता। इस तरह की भावना लोगों में विकसित करना कि आप काम पूरी कुशलता से नहीं करेंगे तब भी आपको सुरक्षा देना किसी की जिम्मेदारी है। ये कैसी सुरक्षा है? ये कैसा बात है? ये सुरक्षा नहीं है। इस समाज में एक डर पैदा कर दिया गया है कि कोई यदि आपको सुरक्षा नहीं देता है तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आप में तो वो क्षमता ही नहीं है कि आप अपनी जिंदगी का गुजारा कर सके, इसीलिए आपको सुरक्षा दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा गलत कृत्य है। ये किसी भी इंसान की शक्तियों को हत्या है। ये समाज को कमजोर बनाए रखने की एक कूटनीतिक साजिश है। यदि स्वतंत्र व्यवस्था बनाई जाए, काम के आधार पर ही नौकरी मिले और नौकरी में तरक्की काम के आधार पर ही हो, काम के आधार पर ही नौकरी में रखा जाए तो लोगों में मेहनत करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ेगी। हर कोई ज्यादा काम करने में रुचि लेगा। ज्यादा काम करने वाले को हमेशा अच्छा समझा जाएगा। सब कुशलता पूर्वक काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने में रुचि लेंगे। इससे कार्य कुशलता और कार्य क्षमता बढ़ेगी। सामूहिक रूप से सोच में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश का बहुत विकास होगा। उत्पादन लागत कम होगी, वो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र के कार्य समय पर वो अच्छी क्षमता से होने लगेंगे। लोगों की आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उत्पादों की बिक्री व मांग बढ़ेगी। इससे उद्योग धंधों का विकास होगा, जिससे स्वतः रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वास्तव में हम ठीक से समझने के लिए तैयार हो तो मानव शक्ति के अधिकतम उपयोग पर ही देश का विकास निर्भर है। हम इसको सुरक्षा की आड़ में जितना निरुपयोगी बनाते जाएंगे, उतनी ही हमारे लिए ये शक्ति भार बनती जाएगी। दुनिया की सारी बेजान चीजें हमें बहुत उपयोगी लगाती है। सारे पेड़ पौधे, जमीन, पत्थर, मिट्टी, पानी, बर्फ, खनिज आदि चीजें जितनी ज्यादा हो उतनी हमें खुशी होती है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम इनका उपयोग पूर्ण रूप से करते हैं। जिस दिन मानव शक्ति का उपयोग भी हम पूर्ण रूप से करने लगे जाएंगे, उस दिन मानव शक्ति से हमें उसमें भी ज्यादा खुशी होगी। आगे सीखते हैं बच्चों की सुरक्षा। हम लोग बच्चों को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। उनके प्रति असुरक्षा का भय मन में बैठा रहता है। हर बात में उनको थोकते और रोकते रहते हैं। कभी स्वतंत्रता पूर्वक उनका विकास ही नहीं होने देते हैं। जिंदगी के दौर में
कहीं पीछे ना रह जाए, इसके चलते चलते उनके स्वतंत्र विकास में बाधक बन जाते हैं। उनके मन में बचपन से ही कई तरह के डर बैठा देते हैं, उन्हें पूरा डरपोक बना देते हैं, जिसकी सजा उन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। उनके निर्णय में हम रुकावट पैदा करते हैं। जो विषय लेना चाहते हैं वे नहीं लेने देते, वे जहाँ पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने नहीं देते। हमें दुनिया पर भरोसा होता है पर अपने बच्चों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। एक डर सा मन में बैठा रहता है कि पिता नहीं है, ये जिंदगी में कुछ कर पाएगा या नहीं। नौकरीशुदा माता पिता तो एक ही बात सोचते हैं कि बस बच्चों को कोई नौकरी मिल जाए तो उनकी जिंदगी सुरक्षित रूप से चलती रहे, और कारोबारी माता पिता ये सोचते हैं कि कारोबार ऐसा व्यवस्थित कर दो कि बच्चा इसे संभाल सके। मैंने तो जैसे तैसे चला लिया, लेकिन क्या पता बच्चा चला पाएगा या नहीं, इसीलिए मैं इसको पूरा व्यवस्थित करके उसे सौंपता हूँ। यह असुरक्षा का भय बच्चों के विकास में बाधक बन जाता है। आर्थिक नुकसान इतना बड़ा नुकसान नहीं है। स्वयं ने जिंदगी में कितने आर्थिक नुकसान किए उन्हें तो जरा याद कर ले। नुकसान अपनी निर्णय क्षमता को, अपनी कार्य क्षमता को, वो अपनी संघर्ष क्षमता को खोने में है। धन संपत्ति की व्यवस्था कर आप अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं कर सकते। असुरक्षा के भय से जितने ज्यादा सुरक्षा के उपाय उनके लिए करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा उनकी विकास क्षमता का दमन होता जाएगा। यदि उनकी असली सुरक्षा चाहते हैं तो उनको इस जिंदगी से जूझने का मौका दे, ताकि वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके और करने के काबिल बन सके। आर्थिक नुकसान होता है तो होने दे। जमा किया हुआ धन धन नहीं है, धन तो वो है जिसको इंसान अपनी क्षमता से कमा सके। आप चाहते हैं कि जो टोकरे आपने खाई है और उन्हें उन टोकरे से जो सीखा है वो अपने बच्चों को सिखा दो, तो बच्चों के प्रति ये हमारी एक पूर्ण न होने वाली इच्छा है। बच्चों को सीखने के लिए स्वयं टोकरे खानी होगी। हम उनको टोकरे से बचाने के चक्कर में कमजोर बना देते हैं। आप ये कैसे तुलना कर लेते हैं कि बच्चा मेरे जितना योग्य नहीं है? आपने जमाने की टोकरे खाई है, तभी तो इतने योग्य हुए हैं। उन्हें योग्य होने का मौका तो दे, तभी तो वे आपसे ज्यादा योग्य हो पाएंगे। जरा याद तो कर ले कि आप जब बच्चे थे तब कैसे थे। यदि वाकई आप अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षित छाया देने का उपाय बंद करें। यदि उन्होंने लड़ना सीख लिया तो वे खुद बहुत आगे निकल जाएंगे, और यदि उनमें योग्यता विकसित नहीं हो पाई तो आपकी छाया भी उनके कुछ काम नहीं आने वाली। ये पक्का है कि स्वतंत्र तो होकर विकसित होने में सफल होने की संभावना ज्यादा है, और सुरक्षित छाया में विकसित होने में असफल होने की संभावना ज्यादा है। शहर में एक बहुत बड़ी गुड़ दौड़ की घोषणा हुई, जिसकी तारीख आने में 1 साल बाकी था। उस शहर में दो रईस लोग रहते थे। दोनों ने इसमें जीतने की ठान ली। दोनों ने अच्छे से अच्छे घोड़े खरीद लिए। एक ने उन घोड़ों के लिए बहुत ही आरामदायक स्तन बनवाया। खूब सारे नौकर चाकर उनकी सेवा में लग दिए। उन्हें अच्छे से अच्छा खाने को दिया जाता। उस रईस ने सबको हुक्म दे दिया कि घोड़ों को खूब खिला पिलाकर इतना तगड़ा कर दो कि हर हाल में ये दौड़ जीत सके। वो लगातार स्वयं भी उनको देखने जाता रहता था, और जरा भी कहीं कमी दिखाई दे जाती तो नौकरी के शामिल आ जाते। कई नौकरों को अपनी नौकरी तक से हाथ धोना पड़ा। धीरे धीरे घोड़े तगड़े दिखाई देने लगे। वो रईस मन ही मन अपनी जीत के लिए अस्वस्थ होता जा रहा था। दूसरा रईस भी अपनी जीत की तैयारी में लगा था। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इन घोड़ों को रोजाना इतना दोहराओ कि ये अपनी आखिरी क्षमता तक दौड़ते रहे। नौकर सोचते थे कि यह मालिक इन घोड़ों की पहले ही सारी ताकत खत्म कर देगा, पर मालिक का हुक्म था, कौन बोल सकता था। नौकर देख रहे थे कि घोड़ों की क्षमता प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी।
थोड़े ही दिनों में गोरे हवा से बात करने लगे। निश्चित रूप से हम ये समझ सकते हैं कि वो दौड़ किसने जीती होगी। हम भी अपने बच्चों को इतना संरक्षण देते हैं कि उनकी पूरी ऊर्जा दबी पड़ी रह जाती है। सामान्य स्थिति में सामान्य ऊर्जा ही कार्य करती है। संघर्ष की स्थिति आती है तभी भीतरी ऊर्जा जागृत होती है। जब विकट संघर्ष आता है तो तीसरे स्तर की ऊर्जा जागृत होती है, और जब तक तीसरे स्तर की ऊर्जा जागृत नहीं होती है, इंसान कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। आप अपने बच्चों को चाहे जितना सिखाए, उनको अपने अनुभव बताए, पर उन्हें अपने निर्णय लेने से कभी ना रोके। दो दोस्त थे, दोनों सहपाठी थे। एक दोस्त पढ़ने में बड़ा ही होनहार था, गंभीर होकर पढ़ता था, हमेशा अव्वल आता था, नंबर आता था। जबकि दूसरा दोस्त पढ़ने में गंभीर नहीं था, वो पास भी मुश्किल से होता था, पर वो बड़ा मस्त रहता था, लोगों से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था। जब दोनों की पढ़ाई पूरी हुई तो पहले दोस्त के पास नौकरी के ढेर सारे प्रस्ताव थे। उसने एक नौकरी चुन ली, जबकि दूसरे दोस्त को कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास परिणाम अच्छे नहीं थे। उसको मजबूर अपना कोई कारोबार करना था। पैसे भी पास में ज्यादा नहीं थे कि कोई बड़ा कारोबार कर पाए। उसने हाथ गाड़ी में फल बेचने का काम शुरू कर दिया। वो शुरू से ही मस्त किस्म का था। फल बेचते समय भी वो अपने ग्राहकों से अच्छी अच्छी बातें करता था। ग्राहक उससे बड़े खुश रहते थे। उसकी बिक्री धीरे धीरे बढ़ती चली गई। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हुई और ज्यादा आय की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने थोड़े बहुत जो पैसे इकट्ठे कर रखे थे, उसने एक फलों की दुकान लगा ली। अब उसे काफी अनुभव हो चुका था। उसे फलों की अच्छी पहचान हो चुकी थी। पहले वो दूसरे व्यापारियों से माल खरीदता था, अब वो सीधा किसानों से फल मंगाने लग गया। कई सारी गलतियां भी उससे हुई, पर वो उनसे सीखता चला गया। अब उसे विकास की सीढ़ियों पर चलना आ गया। वो लगातार अपना कार्य बढ़ता चला गया। वो बहुत बड़ा थोक विक्रेता बन गया। बाद में आयात निर्यात भी करने लगा, और उसके पास उसके दोस्त जितने पढ़े लिखे कई नौकर काम करते थे। यानी जब तक संघर्ष करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक इंसान सीख नहीं सकता। हम समझते हैं कि शिक्षा केवल स्कूल कॉलेजों में ही है। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा संघर्ष में है, और कोई यदि अपने आप को संघर्ष से बचा रहा है तो वो स्वयं का दमन कर रहा है।